सर सर। कोई बात नहीं। एक्चुअली पीयूष काफी लंबे समय से मुझे इस बात के लिए कहता रहा है कि मैं परतापुर आऊं आऊं, और मेरे मन में इच्छा भी बहुत थी, लेकिन दूरी मान लीजिए या मेरी खुद की अपनी व्यस्तताएं जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी इसने, कहते हैं कि लगातार कोशिश की कि भी मैं आप सब लोगों के से रूबरू हूं, तो उसका ये प्रयास निश्चित रूप से सफल हुआ। इसके लिए उसको एक तरह से बधाई, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला आप सब लोगों से बात करने का। अ, मैं आईएएस से रिटायर हुआ हूं जुलाई 2020 में। मैं सीधा बात पे ही आता हूं ताकि समय अपन ज्यादा इधर उधर जाया नहीं करे। और मैं भी एक छोटे से कस्बे से, राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है पीलीभंगा, उससे मेरी पढ़ाई हुई है। उससे पहले किसी एक गांव में रहते थे हम, पंजाब के गांव में। तो कोई बहुत ऐसा बैकग्राउंड मेरा भी नहीं रहा है। अगर मैं कह सकता हूँ कि भी आप लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, इतने सब तरह की सुविधाएं आप लोगों को। लेकिन हमारे समय में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था। तो मैं भी एक तरह से ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आज से 40 साल पीछे जाऊं, तो आप लोगों जैसा ही था, या यूं कह सकता हूँ कि आप लोगों से कम सुविधा वाला मैं एक विद्यार्थी रहा होऊंगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पीयूष ने मेरे से बात की थी कि भी आप बच्चों से बात करें, तो मैंने कहा देखो मैं तो इस शर्त पे बात करूंगा कि, शर्त क्या, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मेरे एक्सपीरियंस की बात करूंगा। और एक्सपीरियंस मेरा ये है कि भी कम पढ़ लिख के और कम मेहनत करके हम कैसे सफल हो सकते हैं। अगर बच्चे ये जानना चाहें तो मैं बात कर सकता हूं। तो इसने कहा कि ये कैसे है। तो मैंने कहा अब तो मैं एक बार आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि देखो, सब लोग ये कहते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग ये जानना चाहो कि कम पढ़ लिख के कम मेहनत करके कैसे सफल हुआ जा सकता है, तो मैं अपनी बात को आगे शुरू करूं। आप लोग थोड़ा बोल के बताइए मुझे कि क्या आप सुनना चाहेंगे मुझे, कम मेहनत और कम पढ़ लिख के कैसे सफल हो सकते हैं, बताएं। बिल्कुल। तो देखो अपन वो बात स्टार्ट करते हैं, और मैं मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपनी बात को बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही साधारण सा रहा है, बिल्कुल आप जैसे ही मान लीजिए। मैं एक छोटे से किस्से से शुरुआत करता हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट था। 6th या 7th क्लास में था मैं तब। हमारे स्कूल में हम क्लास में बैठे थे, तो मैंने देखा कि हमारा क्लास बिल्कुल सरकारी स्कूल था। तो स्कूल की खिड़कियां विड़कियां आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम तो जमीन पे बैठते थे, दरी पट्टी घर से लाते थे। बोरी बोलते हैं उसको, अब आप पता नहीं लोकल क्या बोलते होंगे। हमारे बैग में दरी मतलब बोरी परमानेंट रहती थी। तो हम लोग बैठे थे, तो हमने देखा कि विंडो में से कि हमारे जो प्रिंसिपल थे वो किसी एक लड़के के साथ स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहे हैं। वो लड़का यंग था, काफी तेज चल रहा था। हमारे प्रिंसिपल साहब उसके साथ लगभग दौड़ते हुए चल रहे थे। और कुछ पियोन, एक दो जो स्कूल में पियोन थे वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। एक आधा स्टाफ का और भी मेंबर था। तो हमें लगा ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आया। और वो लड़का कुछ अपनी उंगली को इधर से उधर कर रहा था, तो हमें समझ में आ रहा था कि ये कोई निर्देश भी दे रहा है। तो हमारे ये तो समझ में, हम आपस में सब लोग स्टूडेंट थे, देख रहे थे, मतलब पढ़ाई से हमारा ध्यान भटक गया। तो हमें फुसफुसाहट हुई, हमने सोचा कि आज कोई चीज आई है हमारे स्कूल में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद पियोन आया हमारी क्लास में और टीचर को कुछ बोला, तो टीचर ने क्लास को छोड़ दिया बिना कुछ बताए हुए। तो हमें लगा ये क्या हुआ। थोड़ी देर में देखा कि बहुत सारे टीचर भी उस लड़के के साथ खड़े हैं, प्रिंसिपल भी खड़ा है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो कोतूहल हमारा बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में मैसेज मिला कि सब स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ जाएं। तो हमें लगा ये क्या हुआ। तो हम सब लोग बाहर आ गए, जहाँ हमारी प्रेयर हुआ करती थी। प्रेयर वाली जगह हमारी कच्ची थी। हम लोग वहाँ के सब खड़े हो गए। वो लड़का और हमारे सारे स्कूल का स्टाफ, वो जो छोटा सा एक टूटा फूटा एक जो मंच बना हुआ था उस पर सब खड़े थे। और हम सब लोग थोड़ी देर में अपनी क्लास वाइज सेटल हो गए, जैसे प्रेयर के लिए सेटल होते खड़े होते हैं, जैसे आप सब लोग बैठे हैं तो हम लोग तो खड़े थे। तो प्रिंसिपल साहब ने कुछ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब जैसे पीयूष ने तो पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी मेरे लिए इंट्रोडक्शन दे दिया आप लोगों को, पर उस लड़के ने मना कर दिया कि कुछ मत बोलो, मैं अपने आप बात करूंगा। तो प्रिंसिपल साहब ने बात खत्म करी, वो लड़का डायरेक्ट स्टार्ट हुआ। तो उसने बोला कि देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आज आपके स्कूल में आया, और आपके स्कूल का पूरा जो सिस्टम था वो सारा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आप लोगों की क्लासेस चल रही थी, आप लोग पढ़ रहे थे, वो सारा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। और मैं समझता हूँ शायद आप लोगों ने भी इस बात को देखा होगा।
आप लोगों को पता लगा आज मेरी टॉक है तो आप लोगों को जो भी रेगुलर एक्टिविटी सारी डिस्टर्ब हो गई। तो आप लोगों को लग रहा होगा भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ, जैसे हमें लग रहा था कि ये लड़का कोई ना कोई चीज़ होगा, तो उस लड़के ने बताया। पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि उस जो वो लड़का जब बोल रहा था तो उसकी बात में अहम नहीं था, अभिमान नहीं था। और फिर उसने बताया कि जब मैं आज इस कस्बे से गुजरा हूँ, आपके कस्बे में आया हूँ मैं, तो कितने लोगों ने मुझे सलाम किया होगा, मेरी गाड़ी को सलाम किया होगा। गाड़ी में आया था वो, तो हमने अंदाजा लगाया होगा, निश्चित रूप से किया होगा। तो आप लोग, उसने कहा कि आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि भी मैं कौन हूँ, या ऐसी क्या मेरे में विशेषता है जिसकी वजह से मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो उसने ये बताया कि मैं आपके सब डिवीजन का एसडीएम हूँ, मैं एक आरएस ऑफिसर हूँ, और मैं आप लोगों के स्कूल में किसी इलेक्शन के काम से आया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों से बात करूँ। तो हमें समझ में आया कि ये कोई एक ऑफिसर है, यंग ऑफिसर है। उसने ये कहा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं ऑफिसर कैसे बना। वही बात एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर कैसे बना। तो उसने यही बात बोली जो मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, और मैं ऑफिसर बन गया। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे आप लोग भी सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस वक्त हमें भी, आज से 40 साल पहले हमें भी यही लगा, ये कैसे कैसा संभव हो सकता है। तब उसने कहा कि मैं आप लोगों को 3 बात बताना चाहता हूँ। तो वो 3 बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। कितनी? बोलिए ना। माइक ऑफ है क्या उधर से? मैं कितनी बात बताना चाहता हूं आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? कितनी बात बताना चाह रहा हूं मैं, कितनी बात? 3 बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। जिस वो अगर 3 बात आप ध्यान से सुन लेंगे तो आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पढ़ना नहीं पड़ेगा। आगे समझ में? ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली जो बात है, पहली बात ये है कि आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। लक्ष्य बोलते हैं जिसको, निर्धारित करना पड़ेगा। और वो लक्ष्य बहुत शिद्दत के साथ तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तय किया, आज कुछ तय किया, कल कुछ और, फिर कुछ और, फिर ऐसा नहीं। लक्ष्य को फिर जीना है। जैसा अब्दुल कलाम साहब ने कहा ना कि सपना ऐसा देखो जो आपको सोने नहीं दे। तो लक्ष्य ऐसा तय करो जो आप लोग की नींद हराम कर दे, खाना पीना उठना बैठना सब उसके पीछे लग जाए, तब जाके वो लक्ष्य हासिल होता है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आप लोगों को? टारगेट फिक्स करना है। क्या करना है? बोलिए ना। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात है कि टारगेट फिक्स करना है। देखिए, मैं आप में से किसी एक को वॉलेंटियर चाह रहा हूं। पीयूष, किसी एक को मैं अभी एक बात बोलूंगा, उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि एक वॉलेंटियर स्टेज पे आए और उस बात को बोलेगा। आप लोगों को मैं एक फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा हूं। एक फिल्म है शाहरुख खान की, और उसमें हीरोइन है दीपिका पादुकोणे। अब उस फिल्म का नाम बता सकते हो? कोई बोला क्या? ओम शांति ओम फिल्म का नाम है। तो आप में से किसी ने देखी है क्या उस फिल्म को? तो उसमें शाहरुख खान एक बहुत फेमस डायलॉग बोलता है। तो आप में से कौन उस डायलॉग को बोल के सुना सकता है? आइए। पीयूष, एक एक वॉलंटियर लो आप, इनमें से लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। बात तभी आगे बढ़ेगी जब कोई आएगा। कौन बोलेगा? बताओ। एक डायलॉग ओम शांति ओम का जो शाहरुख खान ने बोला है। पता है इनको, निश्चित रूप से सबको पता है। जिन्होंने फिल्म देखी है, नहीं देखी, उनको भी पता है इस बात को। देखो, नहीं तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। आना पड़ेगा किसी को एक को आगे। अच्छा, किसको पता है ये बताओ पहले तो। किसको पता है? मेरे को पता है। हाँ, पता है। बताओ, खड़े हो जाओ। आयो, उसकी हाँ, तरफ वो करो। इधर मन लाओ, मैं देख नहीं पा रहा हूं उसको। क्या नाम है आपका? मोक्ष जैन। तो मोक्ष जैन के लिए सभी तो तालियां बजाएंगे बहुत जोरदार पहले तो। अच्छा, मोक्ष, उस डायलॉग को अब है ना बिल्कुल शाहरुख खान के स्टाइल में बोलना है। चलो शाबाश, बोलो।
किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश कर दे। वेरी गुड। हाँ हाँ, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप बैठ सकते हो मोक्ष ना। थैंक यू, थैंक यू। तो पहली बात है कि आप किसी टारगेट को इतनी शिद्दत से चाहें या इतनी शिद्दत से तैयार करें, और वो टारगेट जरूर नहीं आपका आईएएस आरएस कुछ भी हो सकता है। देखिए, लाइफ में कोई गवर्नमेंट जॉब में आने वाला ही सक्सेसफुल नहीं होता, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। एक आम आदमी भी सक्सेसफुल हो सकता है और सर्विस वाला भी सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि एक टारगेट को शिद्दत के साथ फिक्स किया जाए। वो है, देखिए, अब टारगेट जैसे मैं बता रहा हूं, तो उन्होंने ये इस बात को बोला उन एसडीएम ने हमारे सामने, तो मेरे मन में आया कि भाई हमें इस बात में आगे बढ़ना चाहिए। तो लगा कि हाँ, हमें यहां पहुंचना है। अच्छा, उसी वक्त क्या हुआ कि उन्हीं दिनों में मेरी मदर जो है ना बीमार रहा करती थी, तो वो ये चाह रही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे मन में डॉक्टर बनने की भी चाह थी। तो मेरे मन में दो टारगेट फिक्स हुए। एक तो क्या हुआ, डॉक्टर बनने की तो मेरे मन में पहले से ही थी, लेकिन उस दिन वो एसडीएम साहब ने आके थोड़ा गड़बड़ कर दिया और कह दिया कि भाई प्रशासनिक अधिकारी बने। तो एक तरह से दो टारगेट हो गए मन में। तो मैं जब शाम को घर लौटा तो मैंने देखा मेरे फादर रेडियो सुना करते थे उन दिनों में। तो कभी हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने ध्यान से उनके पास जाके मैं बैठा, तो उनको लगा कि क्या हुआ। तो उन्होंने क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तेरी। मैंने बताया कि आप क्या सुन रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं बीबीसी लंदन सुन रहा हूँ। तो मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। फिर उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टीज के बारे में बताया, कौन कैंडिडेट है, क्या है, कैसा है, सब चीज़ें बताई। थोड़ा बहुत बीबीसी लंदन मैंने भी सुना, कुछ बातें उनसे पूछी। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसी शाम को मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी क्लास से बिल्कुल अलग हो गया हूँ, मैं समथिंग डिफरेंट आया हूँ। तो आप देखिए, जैसे कहा ना कि अगर आप किसी टारगेट को शिद्दत के साथ चाहते हो, पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। तो उसी दिन शाम को मुझे बीबीसी लंदन के माध्यम से जनरल नॉलेज का एक बहुत बड़ा मेरे सामने खजाना खुला। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैंने एग्जाम दिया और मैं सक्सेसफुल हुआ, कोई सा दिन मैंने नहीं चुका बीबीसी लंदन को सुने बगैर। तो मैं जैसे ग्रेजुएट हुआ, होते ही मैंने एग्जाम दिया और मैं सक्सेसफुल हो गया। तो मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा, लेकिन एक टारगेट को मैंने जिया। बीबीसी लंदन को बड़े शौक से सुनता था, तो मेरा जनरल नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा हो गया। और मेरी जो सिस्टर, मेरे से दो बड़ी मेरी सिस्टर थी, तो वो मेरे से आगे, जैसे वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, तो उनकी मैं किताबें भी पढ़ने लग गया। तो एक तरह से मैं मेरी क्लास से 2 और 4 क्लास आगे चल रहा था। उसके बाद मैं छोटे कस्बे में था, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, तो मुझे बीकानेर जाके पढ़ने का मौका मिला। तो मेरा जो क्लासमेट था, वो उन दिनों में, मैंने तो कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया था और वो आर्ट्स सब्जेक्ट से था, तो उसके आर्ट्स के मैंने सारे सब्जेक्ट की वो किताबें भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक तरह से मैं बीए बीकॉम दोनों एक साथ हो गया। बीबीसी लंदन में रेगुलर सुन ही रहा था। जैसे ग्रेजुएशन हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ और मैं सक्सेसफुल हो गया। तो आप देखिए कि मैंने कहाँ पढ़ाई की, कहाँ मेहनत की। अगर हम रुचि रखते हैं किसी चीज को, में इंजॉयमेंट लेते हैं, तो हमें वो मेहनत नहीं लगती। हम खाना खाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं लगता। हम मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो कहाँ हमें मेहनत लगती है, या लगता है कि हम बोर हो रहे हैं या हमें बहुत कुछ करना पड़ रहा है। आप लोग मान लीजिए व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ मैटर देख रहे हैं, तो कभी बोर नहीं होते, पता नहीं चलता समय कितना बीत जाता है। रादर कोई ना कोई हमें टोकता रहे, क्या कर रहे हो, कितना समय लगा दिया आपने टीवी पे या मोबाइल पे। तो जिस काम में हमें आनंद आता है, तो उसमें पता नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपना टारगेट को फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उसमें जुटते हैं, तो फिर वो मेहनत नहीं लगती, वो मेहनत होती ही नहीं है, वो उस सपने को जीने जैसा होता है। और वो हमारे रिटेन भी दिमाग में ज्यादा होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग विश्वास करें, आप जो पढ़ोगे फिर वही एग्जाम में आएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी जो केवल मैं नहीं पढ़ी थी, वो एग्जाम में मुझे मिल गई वैसी की वैसी। ये ऐसा होता है। तो टारगेट अगर हम फिक्स कर लेते, तो उसको फिर पाने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होती। मैं देखो, आप एक छोटा सा एक किस्सा और सुनाता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। वो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरी ट्रेनिंग गंगानगर में हुई। तो मेरे साथ एक ऑफिसर और थे, वो भी ट्रेनिंग में हम साथ थे। तो मैं तो क्या गंगानगर साइड से ही था, तो मुझे वीकेंड पे या 15 दिन में घर नहीं आना पड़ता था। वो जो हमारे साथी थे, वो 15 दिन महीने भर में घर आते थे। तो उन दिनों में गंगानगर से जयपुर के लिए डबल डेकर बस चलती थी, पूरी रात का सफर होता था। 500 किलोमीटर गंगानगर, जैसे बांसवाड़ा भी जयपुर से 500, वैसे ही गंगानगर और जयपुर में 500 किलोमीटर की दूरी है। तो वो डबल डेकर बस में बैठ के जब गंगानगर से जयपुर के लिए आ रहे थे, तो सीकर एक
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बीच में आता है। वो सुबह सुबह 6-6:30 बजे के आसपास सीकर पहुंचना होता है। तो वो उन्होंने मुझे बाद में किस्सा सुनाया कि मैं सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं देखा कि सीकर शहर में मैंने प्रवेश कर लिया। डबल डेकर की बस में वो ऊपर सो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस बस की खिड़की में से उनको कोई एक घर दिख रहा है, बहुत बड़ा मकान, और उस मकान में बहुत लस ग्रीन लॉन लगा हुआ है, उसमें सफेद मुड्डे रखे हुए हैं, एक टेबल रखी हुई है और कुछ लोग चाय पी रहे हैं। तो उसको देखा कि उसको मन में एक लालसा पैदा हुई कि ये इतना सुंदर घर किसका है और ये इतना सुंदर लॉन, कभी मैं भी यहाँ पे बैठूं। साहब जयपुर आ गए, जयपुर से वापस गंगानगर चले गए, 10-15 दिन बाद फिर गंगानगर से वापस जयपुर आए, उसी बस में बैठ के आए, मतलब संयोग से वही खिड़की, सीकर में आंख खुली, फिर वही मकान दिखा, फिर वही लॉन, घास, मतलब लॉन, सुंदर टेबल चेयर, चाय पीने का आनंद। तो उनके मन में एक लालसा हुई कि इस लॉन में मैं बैठूं, चाय पीऊं। आप लोग बिलीव करेंगे, वो मेरा जो साथी जो आरएस ऑफिसर था ना, वो अनमेरिड था। ध्यान से सुनना इस बात को, अनमेरिड था। और उन दिनों में जो सीकर में जो कलेक्टर थे, उनकी एक बेटी शादी के लायक थी, उनकी सेम कास्ट थी एक तरह से। तो साहब वो ढूंढते ढूंढते हमारे जो दोस्त था उसके पास प्रपोजल दिया अपनी बच्ची की संबंध का, और साहब वो संबंध हो गया। अब देखिए, मैं एक बात आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को पता होगा, उस बात का जवाब आप लोग ही दोगे। जो सगाई का फंक्शन हुआ वो कहाँ हुआ, आप लोग बताइए। मेरे दोस्त की सगाई हुई सीकर के कलेक्टर की बच्ची से, तो वो कहाँ हुआ, वो सगाई का फंक्शन कहाँ हुआ, बताइए बताइए। वो लोन में। वेरी गुड, वेरी, उसी लोन में। उसके बाद सब आप देखिए कि उनके वो सगाई के बाद कई फंक्शन हुए और वो ससुराल भी कई बार आए और कलेक्टर साहब काफी लंबे वहां सीकर रुके, तो कितनी बार उस लोन में बैठ के उन्होंने चाय पी। तो आप देखिए कि किस तरह से उनके मन में एक टारगेट फिक्स हुआ, इच्छा हुई कि मैं इस लोन में बैठूंगा, और वो कैसे पूरा हुआ। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे काम करता है कि अगर आप शिद्दत के साथ किसी चीज के लिए सोच लेते हो तो वो मिल जाती है। जैसे मैं एक बात बता रहा था कि आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जब बात शुरुआत की थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं प्रशासनिक अधिकारी बन गया, क्योंकि मेरी इच्छा वो भी बनने की थी। तो आप लोग कह सकते हो साहब कि आपकी जो डॉक्टर बनने की इच्छा थी, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं डाइवर्जन था या वो सही नहीं थी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पीयूष इस बात को अच्छी तरह से जानता है। मैं सर्विस के दौरान, मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, बनना है। सर्विस के दौरान मैं होम्योपैथ एक डॉक्टर के संपर्क में आया और खूब मैंने पढ़ाई की, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैं आज होम्योपैथ डॉक्टर जितना जानता हूँ। और जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर झुंझुनू की पोस्ट पे था 2016-2017 में। तो वहाँ पे मैंने एक प्रयोग किया कि जो आंगनवाड़ी एएनएम और आशा वर्कर होती हैं, हमने उनको ट्रेनिंग देकर होम्योपैथी का काम स्टार्ट करवाया। तो मैं एक बात को देखो, एक बोलना चाह रहा हूं कि भगवान आपके टारगेट, जब आप किसी शिद्दत के साथ किसी टारगेट को फिक्स करते हो ना, अगर वो समय पे पूरा नहीं होता है ना, तो भगवान उसका ब्याज भी देता है। जैसे आपने देखा, आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो वो पैसे के साथ साथ में, मूलधन के साथ में ब्याज भी मिलता है। तो मेरी मूल इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन मैं समय पे नहीं बन पाया, तो भगवान मुझे ब्याज दे रहा है। देखो, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में था, तो डिस्ट्रिक्ट में 4,500 आंगनवाड़ी एएनएम और आशा वर्कर्स को हमने ट्रेनिंग दी और उनसे होम्योपैथी की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। तो एक तरह से मुझे 4,500 गुना ब्याज मिला। यहीं पे रुकावट नहीं हुई है। अभी मैं परसों भीलवाड़ा जिले में सुहाना पंचायत समिति ब्लॉक में जाके आया हूँ, वहां पे मैंने 500 वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है। और मैं राजस्थान के 1,65,000 आंगनबाड़ी एएनएम, मतलब 1,65,000 वर्कर्स हैं जिनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूँ। तो आप देखिए कितना गुना ब्याज मुझे मिल रहा है। डॉक्टर मैं एक बनना चाह रहा था, लेकिन आज हम उस होम्योपैथी की वजह से इतने लोगों को होम्योपैथी का ज्ञान दे रहे थे, एक तरह से वो सब डॉक्टर बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, शिद्दत के साथ अगर कोई लक्ष्य तय किया जाता है तो निश्चित रूप से पूरा होता है। पूरा अगर नहीं होता है तो उसमें कमी कहीं ना कहीं हमारे सोचने की, शंका करने की ही है। अगर हम शिद्दत के साथ सोचते हैं तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है, एग्जैक्टली वैसा लॉ है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है या दूसरे जो फिजिक्स के लॉ है, वैसा लॉ है। आप इसमें विश्वास करें। मैं तो आपको एक छोटा सा एक किस्सा और सुनाता हूँ। हमारे एक परिवार में परिचित एक महिला है, वो अपने मदर फादर की इकलौती बेटी है। उसकी जयपुर में शादी हुई
उसके फादर जो थे वो हार्ट पेशेंट थे, उनके बाईपास सर्जरी भी हुई हुई थी। मदर हेल्दी थी। उस बच्चे की शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली गई। तो वो वीक में 15 दिन में अपने मदर फादर को संभालने चली जाती थी। संभाले जाती तो उसके फादर थोड़ा बीमार रहने लग गए थे, अकेले थे, बीमार रहने लग गए थे। तो मदर को बड़ी चिंता होती थी। मदर बार बार कहती थी कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे फादर से पहले जाऊं। मतलब ऐसा नहीं कि फादर की डेथ हो जाए और मैं अकेली रह जाऊं। मतलब बार बार इस बात को कहती थी। तो वो समझाने की कोशिश करती, मम्मी आप ऐसा क्यों बोलती हो, ऐसा क्यों बोलती हो। पर आप देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं, उन्होंने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस बात को अट्रैक्ट कर लिया कि मुझे अपने हस्बैंड से पहले मरना है। साहब एक दिन खबर आई कि उनको अचानक बहुत तेज सीवियर हार्ट अटैक आया और उनकी मदर की डेथ हो गई। मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखता, ये आपकी इच्छा को देखता है कि आपने किसी चीज को कैसा चाहा है। तभी तो कहते हैं कि हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए। कई बार पता नहीं कि हम नेगेटिव रहे और वो हमारी इच्छा ब्रह्मांड में चली जाए और वो बात पूरी हो जाए। तो ये दोनों किस्से मैंने आपको, वो जो मेरे मित्र का किस्सा सुनाया जिसकी शादी उस लोन में सारे संबंध हुए, ये जो मैं जिस मदर की डेथ हुई है किस्से सुनाए, मैं मेरे दोनों किस्से सुनाए कि मैं एक ऑफिसर बना या एक डॉक्टर के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में एक विश्वास हो जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं पीयूष का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सीमा उसमें मेरी पोस्टिंग थी, पीयूष भी हमारे साथ काम करता था। तो इसने मुझे एक किताब दी थी, रहस्य, इंग्लिश में जिसका नाम है दी सीक्रेट। रांडा बर्न जिसके राइटर हैं, मुझे नहीं मालूम कि पीयूष की ये बात याद होगी कि नहीं होगी, पर उस किताब को मैंने 5-7 बार पढ़ा है और मैंने कोशिश की है कि मैं इस रहस्य को जानने की कोशिश करूं, ये सब क्या है। और वही बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है काम करता है। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए, अगर मौका मिले पढ़े। लेकिन उसका सार यही है कि किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो निश्चित रूप से मिलती है, पूरा होता है। फिर आप शंका मत करिए, अपने अपने उस पर मिलता है। तो पहली बात मैंने क्या बोली, फिक्स ए टारगेट, लक्ष्य तय करें। मैंने कहा ना मैं 3 बात बताऊंगा, तो पहली बात क्या बताई, टारगेट को फिक्स करें और उसको शिद्दत के साथ जिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, सारे साधन सुविधाएं माहौल सब चीज आपको मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आज सरकारी सेवा में जाना चाह रहे होंगे, तो कोई ऐसा संयोग बना कि आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला होगा और वो मान लो आज मोटिवेट होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक तरह से ये मौका हो गया ना अपने आप। तो उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, जैसे हमारे मन में अचानक कोई ऐसी बात हुई होगी तो उस दिन वो एसडीएम साहब आके हमें ये बात कह गए। तो ऐसे ही हो सकता है कि आप में से किसी के साथ भी ऐसी बात हो। तो पहली बात क्या आती है कि टारगेट फिक्स करें। दूसरी बात यह है कि जो आपने आज तक पढ़ा है, आप लोग जैसे मान लीजिए कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, तो उसको भूलिए मत। अभी तक हमारे साथ क्या होता है कि हम पीछे की क्लासेस की बात को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जैसे अगर आप किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछेंगे जिसका आईएएस आरएएस में सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, छोटी क्लासेस की किताबें पढ़ें, 6ठी से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। वो ये बात मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, आप भूलिए मत जो पढ़ रहे हैं। एग्जाम में यही बातें पूछी जाती है, कोई नई चीज नहीं पूछी जाती। तो दूसरी बात यह है कि हमें भूलना नहीं है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं उनके प्रति जागरूक रहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया कि सब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हैं हमें क्या लेना देना, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, हो जाएगा, तभी देखी जाएगी। लेकिन हम जागरूक अगर रहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति ने अभी इस्तीफा दिया, इस्तीफा कैसे देते हैं, तो हम निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। तो ऐसे हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं हम उनके प्रति जागरूक रहें। आज अमेरिका मान लो टैरिफ लगा रहा है इंडिया पे, ट्रंप बार बार ये बातें आ रही हैं, तो हम इन सब चीजों के प्रति जागरूक रहें। स्पोर्ट्स में मान लीजिए क्रिकेट के मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें क्या चीजें चल रही हैं। बैडमिंटन के मैच हो रहे हैं, अभी बीच में विंबलडन टूर्नामेंट हुए हैं, वो क्या था। चेस के भी इतने बड़े कॉम्पिटिशन हुए हैं। अभी एक हमारे इंडिया की एक लड़की ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती हैं। हम इन सब चीजों के प्रति जागरूक रहें, चिंतित रहें, हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्या हो रहा है हमें क्या मत लेना देना, ऐसा नहीं रखिए। तो मैं 3 बात है जो एक तरह से रिपीट करूंगा आप लोगों को। लक्ष्य तय करिए। दूसरा, लक्ष्य से मैं ये आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप सरकारी सेवा में जाने के लक्ष्य रखिए, कुछ भी कुछ भी लक्ष्य रखिए। एक अच्छा नागरिक होना भी एक बहुत बड़ा देश सेवा है, बहुत बड़ा टारगेट है। तो टारगेट फिक्स करिए। दूसरा,
आप अपने पढ़ाई लिखाई को भूलिए मत, हमेशा काम आएगी। ऐसा नहीं है कि मान लिया आपने 9th 10th में पढ़ा, भूल गए, 11th में फिर नया पढ़ रहे हो, 12th में फिर फर्स्ट ईयर में से नहीं, सबको साथ रख के रखिए, याद रखिए, वो है। और तीसरी बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें घट रही हैं, हम उनको जानने की कोशिश करें, ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर 3 बात अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेरी बातचीत का पहला सेशन मैं यहाँ खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपको 5 बात और बताऊंगा। तो मैं ये चाह रहा था कि जो अभी तक मैंने जो बात की है, इस पे आप में से कोई बात करना चाहे, अपनी बात कहना चाहे, कुछ सवाल करना चाहे, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। पीयूष। जी सर। भैया अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं विशेष पंड्या, छोटा भाई। अच्छा, जी एकदम शकल वैसी लग रही है, पीयूष जैसे लग रहे हो यहाँ से तो मुझे। नमस्कार सर। हाँ। सवाल जो सर ने 3 बातें बताई बहुत महत्वपूर्ण, उनमें आपका कोई सवाल अगले सेशन की भूमिका भी बेहतर तरीके से बने, इसके लिए आपके सवाल जरूरी हैं। फाउंडेशन, कोई भी मन में जो सवाल हो। हेलो सर। हाँ, शाबाश बेटा। मेरा ये क्वेश्चन था, आपने जैसे कहा कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, पर कभी कभी ये होता है ना कि कितना भी चाह लो, पर एक टाइम है, जैसे कि यूपीएससी में एज क्राइटेरिया है कि एक टाइम के बाद, इतने अटेम्प्ट्स के बाद उसको नहीं दे सकते। तो कितनी भी मेहनत कर लो, अगर वो अटेम्प्ट्स निकल गए उसके बाद तो फिर नहीं होगा। तो फिर आपने जो कहा उसको कैसे लें उस वे में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स या जो भी सुप्रीम पावर है या जो भी सिस्टम है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बात पूरी नहीं हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने बीकॉम किया, बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट हूं मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूं? बताइए कैसे बन सकता हूं डॉक्टर? मैं बन सकता हूं क्या? पॉसिबल तो है। कैसे पॉसिबल है? मैंने साइंस पढ़ी नहीं है, मुझे साइंस की एबीसीडी नहीं जानता मैं। आपने भले बीकॉम किया हो, बट आप बाद में अलग से ग्रेजुएशन करके। ना ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा ना कि जब समय निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया, लेकिन उसके बाद जब मैं सर्विस में आ गया था तो मैं किसी एक होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में आया, तो मैंने होम्योपैथी को इतना शिद्दत के साथ पढ़ा। अच्छा, वो संयोग से क्या, उनके पास उर्दू और पंजाबी में किताबें थी, वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए थे, तो मैंने उर्दू और पंजाबी दोनों भाषाएं सीखी होम्योपैथी को जानने के लिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ा मैंने। मैंने अलग से कोई एडमिशन नहीं लिया, मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन होम्योपैथी किताबें मैंने सारी पढ़ी, 2 भाषाएं सीखी मैंने उसके लिए। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, भगवान ये नहीं कह रहे कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको वैसा पद मिल जाएगा, आप वैसे योग्य हो जाओगे। आप जैसे कह रहे हो कि कोई व्यक्ति मान लीजिए यूपीएससी की एज निकल जाए, लेकिन उसको लगता है मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो कोई ऐसा चांस मिल जाएगा कि वो उसको राज्य सरकार मान लीजिए कोई ऐसा पद दे देगी, वो वैसा काम करने लग जाएगा। तो जो यूनिवर्स की जो देने की क्षमता है ना, वो अपार है, अनंत है, असीमित है। और आपने कहा ना कि ये कैसे संभव है, तो आपने अपने जो लक्ष्य निर्धारित करने पे संशय पैदा कर लिया ना। पर कभी कभी, ये 2 वर्ड मैंने नोट किए हैं आपके, तो आपने अपने अपने जो डिटर्मिनेशन पे शंका कर ली ना, तो दोष उस यूनिवर्स का थोड़ी है। आपने शंका अपनी क्षमताओं पे कर ली, तो आप कैसे किसी चीज को हासिल कर सकोगे? ऐसा नहीं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका एक मैकेनिज्म है, उसमें आपको शंका नहीं करनी पड़ती, विश्वास करना पड़ता है, और वो विश्वास खुद पे करना पड़ता है। निराशा, उसमें निराशा का कोई स्थान नहीं है। गीता का वो श्लोक है ना कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो आप
अपनी कहते हैं ना कि पांचों इंद्रियां और मन से घनीभूत होके और प्रयास करिए, वो होता है किसी लक्ष्य के प्रति मतलब एक तरह से एकाकार हो जाना। क्या उसको कहते हैं कि शिद्दत के साथ लक्ष्य को चाहना, उसमें पर शायद कभी कभी का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और कोई? थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा ऐसा कहना था कि जैसे आपने बोला कि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करना सीखो। तो जैसे कि अगर अपन आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करते तो मतलब पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है। जैसे कि मतलब अगर अपन कहीं खड़े हैं, कोई बात कर रहा है तो फिर अपना भी ध्यान उधर जाता है उस हिसाब से, तो आसपास तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, नेगेटिव चीज ही पॉजिटिव और पॉजिटिव चीज ही नेगेटिव है। हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ही लगता है, ऐसा नहीं है। बात है कि हम अगर हमारा देखने का नजरिया चेंज कर लेते हैं, वो चीज वैसी ही दिखती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जैसे मान लीजिए हम एक टेबल पे बैठे हैं और उस टेबल पे 6 लिखा हुआ है, आप टेबल की दूसरी तरफ हैं तो आपको हो सकता है वो 9 दिखे, मुझे इधर से 6 दिख रहा है। और वही अगर मान लीजिए टेबल को बदल लें, आप इधर जाओ उधर चला जाऊं, तो आपको क्या फिर वो आपको जो 6 दिखता था वो फिर 9 दिखने लग जाएगा, जो मुझे 9 दिख रहा था वो 6 दिखने लग जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है। बात वही कि हम किस तरह से किसी चीज को लेते हैं। और जो जो व्यक्ति एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन रखता है, उसको सब चीजें फिर पॉजिटिव ही दिखती हैं, अच्छी ही दिखती हैं। उसको कोई ऐसा उसमें नहीं लगता, हर चीज सीखने को मिलती है उसको। मुझे ध्यान नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक फिल्म है स्लम डॉग मिलेनियम देखी होगी, उसके बारे में सुना होगा, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। है ना, एक फिल्म है जिसमें एक भिखारी, सर जैसे आप है ना, कौन सी? स्लम डॉग मिलेनियर, सलाम। स्लम डॉग मिलेनियर। आपको कौन बनेगा करोड़पति तो सुना होगा ना नाम, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें अमिताभ बच्चन सवाल पूछता है। तो वैसा ही प्रोग्राम अमेरिका में चला करता था जिसमें लाखों करोड़ों का इनाम मिलता था। तो उसमें एक भिखारी को जाने का मौका मिलता है जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ा नहीं, और उससे सवाल पूछता है, वो सारे सवालों का जवाब देता हुआ जाता है। तो उसको बताइए कैसे लाइफ में वो सवाल उसके आमने सामने गुजरते हैं और वही सवाल पूछे जाते हैं उससे। वो फिल्म भी मतलब उस सेंस में मोटिवेट करती है कि जरूरी नहीं है कि हम पूरे दुनिया का ज्ञान होगा तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड ज्ञान से भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। मैंने कहा ना कि अगर हम कंसंट्रेशन के साथ और टारगेट को फिक्स करके जीने की कोशिश करते हैं तो वही चीजें पूछी जाती है, वैसी ही आती हैं। तो आप बात हुई कि चीजों का एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करिए, चीज को पॉजिटिव देखने की कोशिश करिए तो पॉजिटिव ही दिखेगा। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। और कोई? गुड आफ्टरनून सर। हम्म मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि शिद्दत से चाहो तो हर चीज़ उसको पाने में अपन को मिल जाती है, तो ऑलवेज स्टे फोकस्ड कैसे रहे? पता तो है ये वाला ये जॉब है, इसके लिए हमको ये तैयारी करनी है और ये हमको पढ़ना है, पर हमेशा उस पर स्टे फोकस नहीं रह पाते हैं हम। कभी कभी मतलब डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, एक ही गोल लेके नहीं चल पाते हैं, यूँ आसपास दूसरी चीज़ें भी घटती रहती है तो उससे प्रभाव पड़ता है थोड़ा। नहीं, देखिए, आप लोगों ने ये बात तो बहुत सही बोली है कि फोकस रहना बहुत मुश्किल काम है, और वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। और मुझे कई बार मतलब आप लोगों की जनरेशन को सैल्यूट करने का मन भी होता है। आप लोगों की जो जनरेशन है ना, वो कितने कहते हैं एडवर्सिटी में जी रही है। मुझे देख के लगता है कि आप लोगों को एक तरह से महान हो, मतलब पूरी जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, दुनिया भर का। तो उसमें कोई व्यक्ति कंसंट्रेट रह पाए, ये बहुत मुश्किल काम है। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि आप पूरी जनरेशन को सलाम करने का मन करता है कि कितना मुश्किल आप लोग का जीना होता है। तो देखो, बात वही है कि कंसंट्रेशन तो देखो रखना पड़ेगा। आप लोगों को ध्यान होगा वो अर्जुन वाला किस्सा, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, पेड़ भी था, पत्ते भी थे, सब चीजें थी, सामने थी। ये अभ्यास तो देखो करना ही पड़ेगा। और जो कहते हैं बार बार हमें लगता है कई बार कि निराश हो जाते हैं,
तो उसकी भी प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी, अपने मन को मजबूत रखना पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी, बारखड़ी सीखनी पड़ेगी। और मैं इसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हमें अभी वो नहीं आती है। तो और हम उससे अगर स्टार्ट करें, हमें निराश नहीं होना है, हमें ये देखना है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और हर वक्त अगर हम सोचते रहेंगे तो कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगेगा हमें। मैं कह रहा हूं ना कि लक्ष्य तभी मिलेगा जब हम पॉजिटिव रहेंगे, निराशा को ओवरकम करेंगे, तभी हो पाएगा। और जैसे ही ये तो सारे जो कहते हैं ना कि ये बाहर के ऐसे डाइवर्जन्स हैं जो चाहेंगे कि आपको लक्ष्य से हटा दें, डिगा दें, हम कितना उसमें अपने आप को खड़ा रख पाते हैं, वही हमारी सक्सेस का राज है, कारण भी वही है। थैंक यू सर। और कोई? हाय सर। हम्म। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपने बोला था टारगेट फिक्स रखो, तो हमारा टारगेट तो मेरा फिक्स है, लेकिन फिर घर से दबाव आता है, घर से वो आता है कि है ना पहले सिक्योर जॉब ले लो एक, तो उसके हिसाब से फिर हमारा फोकस हट जाता है। हमारा मेन फोकस तो वह RS का ही है, लेकिन फिर घर वालों के हिसाब से तुम पहले सिक्योर जॉब ले लो, तो उसके हिसाब से हमारा फोकस हट जाता है, जो हमारा मेन फोकस होता है। सिक्योर जॉब से मतलब कोई पहले छोटी जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद तुम बड़ा बड़ा लक्ष्य देखो। देखो मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैं ये बात आप लोगों को बताई नहीं थी, अब आप कह रही हैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल आप जैसा ही रहा हूँ, आप जैसे ही रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ ना, तो मेरे सामने भी ऐसी स्थिति आई, तो मेरा पहले सिलेक्शन हुआ सब इंस्पेक्टर में, मैंने वो ज्वाइन किया, उसके बाद फिर RS में सिलेक्शन हुआ। तो एग्जैक्टली वैसा ही जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ ना, लेकिन मैं डिगा नहीं, लगा रहा। और घर वालों ने कहा कि पहले जॉब दो, पहले सब इंस्पेक्टर बन गए, बाद में इसमें क्या बोलते हैं RS में आ गया, फिर IAS में भी आ गया। लेकिन बात यह कि कंसिस्टेंसी देखो रखनी पड़ेगी आपको, तभी सक्सेस मिलती है। उसमें कहते हैं ना कि निराश होने का कोई जगह नहीं मिल सकती, नहीं हो सकती। मन छोटा करने की एटीट्यूड को कोई जगह नहीं मिल सकती। और कोई? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, जैसा कि सर आपने कहा कि जागरूक रहना चाहिए हमें कोई भी, जैसे तो मेरा उसमें एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स जैसे उसके प्रति हम जागरूक रहे, तो उसको अपने सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करें, कोरिलेट करें और उसको कैसे जोड़े, उसकी तैयारी कैसे करें? आप क्या कर रही हैं अभी? अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब ये नहीं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? अभी मैं इंटीग्रेटेड BA BEd कर रही हूँ। अब BA में क्या क्या सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, जैसे तो जैसे अभी मानसून चल रहा है, जैसे मान लो बारिश हो रही है, हाँ चल रहा है ना मानसून, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आपको अलिनो, लालिनो या इस मानसून से रिलेटेड कितनी बातें ऐसी चल रही होंगी, कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो आप करंट अफेयर्स में अपने इस तरह से अगर जोड़ के रखेंगे तो आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है ना। देखिए आप अब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की स्टूडेंट है, आप मान लीजिए कहीं से जा रही हैं, तो बांसवाड़ा तो पूरे अपने आप में हिस्ट्री के कितने चैप्टर आपके पूरे करवा देगा। तो मेरा कहने का केवल जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से करूँ। जैसे मान लीजिए अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, अभी उन्होंने जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया, तो आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर तैयार हो जाता है। होता है नहीं होता है? हाँ। अगर हम इस तरह से जागरूक रहें और चीजों को जोड़ना सीख जाएं। आपका नाम क्या है? हिमानी कलाल। हिमानी। तो आप हिमानी के इर्द गिर्द कितने नॉलेज को बुन सकती है, मतलब समझे ना। हिमालय का पूरा अगर आप करो तो आपकी पूरी ज्योग्राफी का कितना बड़ा चैप्टर तैयार हो जाएगा अगर आप हिमालय को पढ़ जाओ तो। आप तो और आप अपने नाम के इर्द गिर्द तो पढ़ रही हो भी, हिम ही तो पढ़ा आपने, हाँ। हिमालय होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि करंट अफेयर्स में सब चीजें ऐसी होती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज हो रही होगी। तो हम अगर इस तरह से जागरूकता के साथ पढ़ेंगे ना, तो सब चीजें हमें एंजॉयमेंट के साथ और एक आनंद के साथ चीजें याद होती हैं और हम उनको बेटर रिटेन कर सकते हैं। ये चीज है। थैंक यू। इसको इंटरेस्टिंग बनाइए किसी भी तरह से। थैंक यू।
एक दूसरे हॉल में सर और ये बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि एक हॉल में आ नहीं पा रहे थे, तो आपको लाइव 200 बच्चे एक हॉल में और देख रहे हैं। वहां से एक प्रश्न आया है कि कर्म और भाग्य दोनों का प्रतियोगी परीक्षाओं में वेटेज कितना है? क्या सब कर्म पे संभव है या भाग्य के भी साथ देना कितना जरूरी है? ये एक प्रश्न है। नहीं देखिए, वैसे तो ये बहुत रिलीवेंट और एक अच्छा प्रश्न है, जैसे मैं कह सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसको देखो थोड़ा, मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर तक इस बात पे बोल पाऊंगा, लेकिन जैसे मेरे समझ में आ रहा है मैं बोलना स्टार्ट करता हूं। देखो कर्म और भाग्य की जो थ्योरी है ना, एक बात तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, सब चीज कर्म पे आधारित है। जो कर्म, जो हम आज मान लीजिए जिस जगह पे हैं, जिसके साथ जुड़े हैं, जो चीजें हमारे साथ घट रही हैं, जो घटेंगी, तो वो सब कर्म आधारित है। लेकिन कर्म आधारित थ्योरी कभी ये नहीं बोलती कि आप परिश्रम नहीं करें या पुरुषार्थ नहीं करें। कर्म देखिए, मैं थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगा, कर्म जो है ना वो कई तरह के होते हैं। एक कर्म तो ऐसे होते हैं जिसको निकाचित कर्म बोलते हैं। निकाचित कर्म ये है कि जो हमें भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई छूट नहीं है। मैं यहां तक छोटा सा एग्जाम्पल भगवान महावीर का देना चाहूंगा। भगवान महावीर ने अपने किसी जन्म में किसी एक व्यक्ति के कान में गरम गरम शीशा डलवाया था, तो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ था, और भगवान महावीर के जो उस वक्त जो जीव था उसको बहुत अच्छा लगा था वो, कि कितना अच्छा, मैंने कितना सही किया है। तो जब भगवान महावीर जिस जन्म में तीर्थंकर बने और जैन धर्म का उन्होंने सारा वो किया, तो वो जब तपस्या कर रहे थे तो किसी गवाला ने उनके कान में कीले ठोकी थी। वो दर्द उनको सहन करना पड़ा, पर उन्होंने समभाव से सहन किया। तो कुछ कर्म होते हैं निकाचित, जो सहन करने ही पड़ते हैं, जो हमें हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उन कर्मों को हम हमारे पुरुषार्थ से, उनका जो क्या बोलते हैं, जो हमें विपाक बोलते हैं वैसे वर्ड, या जिनका फ्रूट है, या जिनको भोगने का फ्रूट बोलते हैं, अच्छा है या बुरा है, उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। अगर हम मान लीजिए मेहनत करते हैं, तो मेहनत करके हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, हमें मिलेगा ही मिलेगा। हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो वो मिलेगा। और मैं कह रहा हूं कि कर्म थ्योरी कभी हमें निराश नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि सब तय है, कर्म तय नहीं है। कर्म थ्योरी कभी इस बात को नहीं बोलती कि सब चीजें तय है, तय नहीं है। तय केवल ये है कि हम जन्म लिया ये तय हुआ है, और हमें मरना ये तय, बस। हमारा जीना और मरना तय, बाकी कोई तय नहीं है। हम अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम नए कर्म बनाएंगे साथ में, और साथ में जो कर्म हमारे साथ हैं, हम उनके फलों को अच्छा या बुरा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चीज है। तो जो भी सवाल पूछा गया ना कि कर्म और भाग्य का क्या रिलेशन है, कितना है, तो इसका जवाब अगर मैं कहूं कि मैंने इस तरह से दिया है कि जो निकाचित है, जो जैसा है, अगर हम उनको समभाव से रखेंगे, तो देखिए भगवान महावीर ने भी वो दर्द सहा, लेकिन फिर भी वो तीर्थंकर बने ना, उसके बावजूद भी समभाव में रहे वो। इसी तरह से हमें लगता है कि हम निराश हो रहे हैं, किसी एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है। भाग्य ऐसा नहीं है। हमें और मेहनत करने की जरूरत है। हमने हो सकता है किसी जन्म में ऐसा किया होगा कि किसी पढ़ने वाले या कोई रीजन रहा होगा जिसको ज्ञानावर्ण्य कर्म बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्ञान वैसा नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम समभाव से किसी चीज को सहन करते हैं, तो कर्म और भाग्य एक हो जाते हैं। मैं समझता हूँ शायद मैंने अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। बताइए, फिर भी अगर कोई किसी के मन में शंका है तो उस बच्चे को यहाँ ले आओ ना, इस हॉल में। विशेष जी बुलवाता हूँ सर। हाँ, और कोई बीच में और कोई पूछना चाहे तो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग। आपने बोला कि किसी चीज को शिद्दत से चाहना है, क्या करना है वो तो आपने बता दिया, लेकिन कैसे करना है वो आप अगर 4 से 5 स्टेप में अगर बता सके तो। वो मैंने बोला नेक्स्ट सेशन में अपने स्टार्ट करेंगे। वो नेक्स्ट सेशन में मैं बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो करना कुछ नहीं है, मतलब कुल मिला के ये है, बस उसके बाद सब चीजें अपने आप होती जाएंगी। और कोई? हाँ बेटा। जय हिंद सर। जय दिस इज हित कुमार सर। मेरा प्रश्न ये था कि आप जिस टाइम पर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पर आपका
डेली का जो शेड्यूल था वो किस तरह से था? मतलब आप कितनी बजे उठते थे, कितना पढ़ते थे, आपका जो टाइम मैनेजमेंट था वो कैसा था? देखिए, मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि मैंने मेरी तैयारी बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दी थी। अब मैं देखता हूं तो मुझे लगा नहीं था कि मैंने तैयारी कर दी। मैंने कहा ना कि मैंने बीबीसी लंदन को 6-7 क्लास से स्टार्ट कर दिया था। उसी वक्त में मैंने मेरी सिस्टर्स की किताबें पढ़ने लग गया था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं मेरे दोस्त की किताबें भी पढ़ता था, लेकिन मुझे आनंद आता था उसमें। आज इस माला अपन कोई फिल्म देखते हैं, कोई नोवेल पढ़ते हैं तो हमें आनंद आता है, तो मेरे साथ वो स्थिति थी। तो मैं मेरे कह नहीं सकता कि मेरा शेड्यूल क्या था, लेकिन जब एग्जैक्टली मैंने जब तैयारी की, जिसको कह सकते हैं कि बैठ के सिंसियरली तैयारी करते हैं, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, घर वालों को दया आती थी कि यार, मतलब एक तरह से कहते हैं कि वो करेंगे इतना भी पढ़ा जाता है क्या, लेकिन हमें कभी लगता ही नहीं था हम इतना पढ़ रहे हैं। हर वक्त ही पढ़ाई होती थी। ओके, थैंक यू सर। ये है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कि बताया कि आपके सामने दो चीज़ें थी, सिविल सर्विसेज और मेडिकल फील्ड। तो सर उन दोनों में से मतलब स्पेशल अटेंशन किसको देना है, मतलब आपने जैसे प्रायोरिटी दी, तो वो आपने मतलब कैसे आपको पता चला कि आपको सिविल सर्विसेज में आपको ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देनी है सर? नहीं, एक्चुअली क्या, जब मैं जहाँ पे था ना वहाँ हमारे मेडिकल सब्जेक्ट था ही नहीं। मतलब हमारे केवल स्कूल में आर्ट्स सब्जेक्ट था। छोटा सा कस्बा मैंने बताया ना, तो मुझे आर्ट्स ही लेनी पड़ी पहले। हमारे टाइम में 9th में सब्जेक्ट लेना पड़ता था, 9th और 10th में, और 11th ही नहीं होती थी, 12th नहीं होती थी। तो 9th, 10th, 11th मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट से की। उसके बाद फिर किसी संजोग से मान लीजिए मैं बीकॉम कर लिया मैंने, तो मैं जहाँ था तो वहाँ मेडिकल था ही नहीं ना, तो मैं साइंस तो ले ही नहीं सकता था। और फिर जब लग गए इधर तो लगा कि चलो अभी करते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने की मन में कहीं ना कहीं एक कसक रहती थी कि कुछ करना है। कोई जैसे हमारे परिवार में जितने भी लोग बीमार होते थे या कुछ और होते थे, तो उनकी सबकी मेडिकल रिपोर्ट देखना, दवाइयों की, और की मुझे रहती थी, मतलब एक तरह से वो प्रैक्टिस रहती थी कि मुझे ये सब चीज़ें करनी, और मैं सब वो करता था। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि ललक और वो चीज़ कभी खत्म हुई ही नहीं कि मुझे जाना ही जाना है। और फिर कहना कि संजोग ऐसा बन गया कि मेरी गंगानगर में पोस्टिंग हुई और मुझे वो एक डॉक्टर के संपर्क में आ गया, और मुझे होम्योपैथी में इंटरेस्ट था ही था, तो मेरा उधर भी झुकाव हो गया। और मैं करीब करीब 4-5 साल वहाँ रहा, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी में बहुत काम कर रहे हैं हम, ये सारा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे, मेरे मन में आज कहीं ऐसा है कि भी मैं डॉक्टर बन जाता तो ये कर लेता, या मैं प्रशासनिक अधिकारी, नहीं। मुझे मेरे लक्ष्य पे सेटिस्फेक्शन है कि मैं, मतलब मैंने जो सोचा वो मैं पूरा कर पाया, ये है। थैंक यू सर। लंबी बात नहीं हो रही तो अपन सेकंड सेशन स्टार्ट कर लें क्या? हाँ, कर सकते हैं सर। चलिए, अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा सेकंड अपन बात करते हैं, वो बात कुल मिला के वो भी जो मैंने पहले बात की लगभग वैसी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 5, जैसे मैंने बात की, 5 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। फर्स्ट की मैं एक बार रिपीट करूं, मैंने कहा कि 3 सीक्रेट हैं, 3 बात है। तो पहली तो क्या, हमें टारगेट फिक्स करना है, लेकिन शिद्दत के साथ। दूसरा, हमें हमारी छोटी क्लासेस की बातों को भूलना नहीं, हर क्लास के ज्ञान को साथ रखना है। और तीसरी बात है कि हमारे आसपास जो चीजें घट रही हैं, हमें उन चीजों को ध्यान में रखना है, क्यों, कैसे, कब, कैसे, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो 3 बातें वो मैंने वापस एक तरह से रिपीट किया, रिवीजन किया है। अब मैंने कहा 5 ऐसी बातें हैं जो एक तरह से इन्हीं बातों को एक तरह से सप्लीमेंट कर रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है कि अगर हम मान लीजिए सूरज की रोशनी में उसको दिखाएंगे तो उसकी किरणें एक जगह इकट्ठी होकर आ जाती हैं। अगर मान लीजिए हमने घास रखी है सूखी हुई, या मान लीजिए न्यूज़पेपर है, तो वो सूरज की रोशनी में वैसे जलेगा नहीं। वही अगर मान लीजिए हम उस बीच में वो लेंस ला देंगे और थोड़ा सा उसको सही अगर हम उसको फिक्स कर देंगे, तो वो किरणें इकट्ठी होकर और उसमें आग लगा देगी। मैं समझता हूँ आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हमें हमारी 5 इंद्रियां और मन, इनकी ताकत को इकट्ठा करके एक जगह लगाना है, तो निश्चित रूप से आग लग जाएगी। फोकस यही है। वही अगर मान लीजिए हम सोचते हैं कि भी धूप में हमने अखबार रख दिया,
आग लग जाएगी इसमें, तो नहीं लगेगी। हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन का मतलब ये कि हमारी पांचों इंद्रियां और मन जब एक होगा तभी कंसंट्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें कितने डाइवर्जन हो सकते हैं? कभी मान लीजिए आंख चल रही है व्हाट्सएप देखने को, मन कर रहा है पढ़ने को, कभी आंख पढ़ रही है लेकिन मन किसी और काम में लगा हुआ है। हम मान लीजिए आज मेरी बात आप सुन रहे हो लेकिन मन कहीं और है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि 5+1 का ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप इसको कई मतलब एनर्जाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये है। जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर सब काम होते जाएंगे। इसका मैं एक सिंपल सेकंड एग्जांपल और देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ कहूँ कि आप 10 फीट गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। तो ये भी एक काम हो सकता है कि 1-1 फीट के आप 10 गड्ढे खोद दो। आपको सब देखो मैंने 10 फीट तो खोद दिया ना, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो कि 10 फीट कैसे खोदोगे तब जाके पानी निकलेगा। आपको एक दिशा में खोदना पड़ेगा, आपको प्रयास एक दिशा में करने पड़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपको अपने आप को लगातार याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे ये मेरा टारगेट है, मुझे अचीव करना है। जब तक आप बार बार अपने आप को याद नहीं दिलाओगे तो हम जैसे कहा ना कि फिर डाइवर्जन कई बार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे एसडीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया, मुझे ध्यान अच्छी तरह से, वो बहुत ही मतलब समझ लो बहुत ही गरीब था। तो उसके परिवार ने कर रखा था कोई ना कोई तो नौकरी कर, तो उसको लग रहा था कि सब मैं कहीं नौकरी लग जाऊं पियोन की और की, तो मेरा एक तरह से काम चल जाए। तो छोटा मोटा काम उसको कहीं जैसे मतलब दिला भी दिया। पर मैंने उसे एक दिन मैंने ये कहा, मैं कहा आईएएस का दिसंबर की बात है कि मैंने कहा आईएएस की वैकेंसी निकली, इसका फॉर्म भर दूं। तो उसकी आंखें फैल गई मेरी तरफ कि समय आईएएस का फॉर्म भरूं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर, तू फीस ये पैसे मेरे से ले, लेकिन तू फॉर्म भर दे। तो सब वो फॉर्म भर के आ गया। तो 2-3 दिन के बाद जो मेरे से मिला ना, तो मेरे से वो उस वक्त रिजर्व बैंक ने कोई रेपो रेट रिजर्व ये सब चेंज वेंज की थी, तो उन पे मेरे से बात कर रहा था, उनसे सवाल पूछने लग गया मेरे से। तो मुझे लगा यार तेरे को हो क्या गया अचानक ही। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है तो हमारा जो होरिजन है, जो हमारा क्षितिज है सोचने समझने को अपने आप बढ़ जाता है। वो जो लड़का जिसको पियोन से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था और वो आईएएस के सपने देखने लग गया और नॉलेज उसको वैसे ही आने लग गई। नहीं तो मान लो रिजर्व बैंक ने कितनी बार रेटें बदली होगी उन दिनों जब वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो कभी कोई मतलब ही नहीं था उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर टारगेट फिक्स कर लेते तो हमारे ज्ञान का लेवल अपने आप बढ़ जाता। हमें हमारी क्षमताओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं कितने एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, हमारे साथ ऐसे साथी हैं जो 3rd डिविजनर फेल हुए और आईएएस में हैं। आपने वो 12th फेल तो फिल्म देखी होगी ना, आप में से याद है क्या, किसी को देखी है क्या, बताइए। विशेष है क्या, नहीं है हॉल में भी कोई भी? हाँ नहीं सर, देखिए यूं बोल रहे वो माइक बंद था। कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को 12th फेल फिल्म दिखाइए, 12th फेल फिल्म दिखाइए सही बच्चों को। जी मैंने तो फिल्मों की कितनी बात कर ली, बच्चों को दिखाइए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। 12th फेल फिल्म दिखाइए, मतलब ऐसी फिल्म है जो दिखाई जानी चाहिए। जी ठीक है देखो बच्चों, आप लोगों के हित की बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल आपके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। क्लिपिंग नहीं करोगे मेरे लिए? तो अपने आप को याद दिलाइए, फिर वैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए वनडे मैच देखते हैं, 2020 देखते हैं, तो मान लीजिए लास्ट एक बॉल पे 6 रन बनाने होते हैं और एक बल्लेबाज आता है लास्ट में और उस एक बॉल पे छक्का मार देता है तो जीत हो जाती है। तो क्रेडिट उसको बहुत जाता है। पर क्या ये बात सही है कि क्या सारा मैच उसी ने जिताया? उससे पहले के बल्लेबाजों ने हर बॉल मायने रखती है। तो इसी तरह से हमारी हर तैयारी मायने रखती है, एक बात हर दिन मायने रखता है। लास्ट डे या लास्ट तैयारी कोई मायने नहीं रखती है। तो अभी से आप जुटेंगे तब जाके ये होगा, तब जाके आप 2020 मैच के लास्ट बॉल पे 4 रन या 6 रन बना पाएंगे। एवरी बॉल विंस, ये बात है। और एक बात और मैं आपको कहूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने डाइवर्जेंस ढूंढिए, अपने आप को ऑडिट करिए। ऑडिट में देखिए कि आपका जो समय है
वो किन किन कामों में जाता है और उनका बेहतर आप क्या उपयोग कर सकते हैं। आपसे बढ़िया ऑडिटर नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता कि आप ये करिए या ये मत करिए, आपको खुद से करना पड़ेगा। अपने डाइवर्जेंस को ढूंढिए, देखिए कि आप बेटर कैसे कर सकते हैं, समय का बेटर उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्या ये समय मेरा बेहतर है? क्या आप मान लें किसी दोस्त के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो दोस्त के साथ समय बिताया हुआ आपके लिए यूजफुल है? मोबाइल पे आप कुछ मान लीजिए कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप खुद देखिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट समय का आपके लिए बेटर है। अगर आपको बेटर लगता है तो आप निश्चित रूप से करिए, अगर नहीं लगता है तो वहां से समय निकालिए। दिन में 24 घंटे ही हो सकते हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो उन 24 घंटे का उपयोग बेटर कर सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप ऑडिट करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। ऐसा करने से आप ये जो पर, अगर, मगर, आपके लक्ष्य में जो संशय है ना, वो भी आप दूर कर पाओगे। फिर टारगेट में कहीं कमी नहीं आएगी, फिर कभी वो असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन वो तभी हो पाएगी जब हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैं डाइवर्ट कैसे होता हूं। फिर आपको लगेगा हाँ, कमी तो मेरे में ही है, तभी मैं अपने लक्ष्य के प्रति उतना ज्यादा कमिटेड नहीं हूं। ये है। और लास्ट बात ये है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। खरगोश रेस तभी जीता, वो कंसिस्टेंट था। वो कछुआ, खरगोश तभी हारा जो वो कंसिस्टेंट नहीं था। कंसिस्टेंसी विंस। रेगुलर रहिए, और रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार रिवीजन करें। नया पढ़ना नो डाउट जरूरी है, लेकिन रिवीजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 बात थी। हालांकि मैंने आपको 1 2 3 4 5 गिनाई नहीं है, लेकिन ये सब चीजें थी। तो मैंने एक तरह से मेरी बात को खत्म कर दी है। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और खासतौर से पीयूष का मैं हृदय से आभारी हूँ, मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैं कोई सैकड़ों जगह बच्चों से बात की है, तो आप लोगों से बात करने में जो मुझे अच्छा लगा है ना, वो मुझे बहुत कम जगह अच्छा लगा, बहुत कम जगह। तो दैट वे मैं आप सभी लोगों का बहुत, कहता ना कि हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक अच्छी फीलिंग दी है। और मुझे निश्चित रूप से इस बात का विश्वास है कि आप में से कभी कोई ना कोई आके मुझे कहेगा कि साहब देखिए, मैंने आपकी क्लास में बात सुनी थी और मैं आज यहाँ सक्सेसफुल हूँ और मैं आपके सामने हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे उस मुकाम पे पहुंचे और कभी मिले मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी स्कूल की जो एक कहानी सुनाई सर, शायद इन बच्चों के लिए ये कहानी आज की बन जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस बीच में सर, आपने जिस बच्चे को यहाँ बुलवाया था, कर्म और भाग्य की जो बात प्रश्न पूछा था, वो बच्चा आगे मैं उससे कहूँगा प्रश्न पूछे। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कर्म और भाग्य का वेटेज जो है, जैसे कि अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो सही से समझ नहीं पाया, तो क्या आप उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब कि सुना था कि मैंने जवाब दिया तब। हमारे कर्म अच्छे होते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो ये कैसे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो, पहली बात तो हम ये डिसाइड करने वाले हो ही नहीं सकते मेरे कर्म अच्छे थे या मेरे कर्म बुरे थे। हम नहीं असेस कर सकते कि हमारे कितने कर्म अच्छे थे, कितने बुरे थे। और कर्म थ्योरी पर अगर आप विश्वास करते हो ना, तो आपको पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उन पर भी विश्वास करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने वो बात बताई, केवल यही बताई थी कि कर्म थ्योरी कभी भी ये बात नहीं कहती कि सब चीजें तय है। ऐसा नहीं है। केवल मात्र एक बहुत छोटा सा पार्ट, जिनको निकाचित कर्म बोलते हैं, जो हमें भोगने ही पड़ेंगे, केवल वो पार्ट ही फिक्स है। बाकी सब चीज को चेंज किया जा सकता है, उनके असर को कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। जैसे मैंने भगवान महावीर का एग्जाम्पल दिया ना, कि उनको भी वो दर्द सहन करना पड़ा। सफलता का मतलब केवल ये नहीं है कि हम सोचें और उस वक्त हो जाए। तो मैंने कहा ना कि जो हमारी कर्म है या जो हमारे एफर्ट है, अगर मैं यूं कहूं कि हमारे एफर्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिसकी वजह से हम, जैसे मान लीजिए इस बार आरएस की वैकेंसी निकली मान लीजिए अभी, और रिजल्ट मान लीजिए अगले साल आने वाला है, और हमारा सक्सेस, हम सफल नहीं हो पाए, मेहनत की, खूब पढ़े, सारी बात है,
लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट में कोई ना कोई कमी थी, हमारे मन में कोई संशयों में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, जब जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें अपने आप को ऑडिट करके देखना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम किताब खोल के 24 घंटे बैठे रहो कि साहब देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि पांचों इंद्रियां और मन, 6 चीजों को आपको एक साथ रखना पड़ेगा, एक अलाइन करके रखना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलती है। और कर्म थ्योरी यही कहती है कि आप पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 हॉल में लगभग 400 स्टूडेंट अभी ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। पूरा पीएचपी का स्टाफ है लगभग 100 से अधिक, और यूट्यूब पे भी सर ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम अभी। तो आपका हृदय से आभार, और ज़ोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि चूँकि सर वहाँ से आपके लिए पूरा 1 घंटा निकाल करके आपके लिए दिया, मैं चाहूँगा कि अपनी अपनी जगह से खड़े होकर सर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ में आभार व्यक्त करें। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि कभी एक व्यक्तिगत भी आपका यहाँ आना हो और बच्चों को आप गाइड कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पीएचपी परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।